लास्ट वीडियो में सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 12 हमने देख लिया है, जिसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि एआरसीज का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है और उनकी किस तरह से पावर वर्क करती हैं, क्या क्या आरबीआई के पास पावर है उनको रेगुलेट करने की, और कैसे वे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स वगैरह इशू करते हैं। इस वीडियो में उसी कंटेंट के बेस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम थोड़े से देखेंगे। ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, उनसे एडिशनल 10 क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू बिगिन ऑपरेशंस। तो देखिए, इसमें हमने जैसे समझा था पहले, ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आरबीआई के साथ रजिस्टर करना होगा, और आरबीआई के साथ रजिस्टर करने के बाद उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नेट ओन्ड फंड मेंटेन करने पड़ेंगे। नेट ओन्ड फंड में ट्रेंच वाइज उसको मेंटेन करना था, जो कि 2022 तक 100 करोड़ है। देन ऑनवर्ड्स उसके बाद 31 मार्च 2024 में इसको मेंटेन करना है 200 करोड़ पे, और 31 मार्च 2026 में इसकी वैल्यू नेट ओन फंड्स की वैल्यू 300 रहेगी। एक्ट में अब अगर हम देखते हैं तो कुछ और वैल्यू मेंशंस हैं, लेकिन आरबीआई के पास पावर है उसको बढ़ाने की। अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। सबसे पहला पॉइंट इसमें आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन और एक मिनिमम नेट ओन फंड्स जितने प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उतना मेंटेन उसको करना पड़ेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। एआरसी नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और मेंटेन अ स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ फंड, जैसा हमने अभी इसमें डिस्कस किया है। सेकंड इसमें है कि विच कंडीशन अलाउस आरबीआई टू कैंसल एन एआरसीज रजिस्ट्रेशन विदाउट हियरिंग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरबीआई के पास डिस्क्रेशन है, वो उसको हियरिंग देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको एक हियरिंग देनी ही पड़ेगी, लेकिन आरबीआई के पास ये डिस्क्रेशन है। ऐसा जो एक हार्ड स्टेप है कि वो बिना उसको हियरिंग के उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, वो किस सिचुएशन में होता है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। एआरसी फाइल एन इनकरेक्ट टैक्स रिटर्न, इसका कोई लेना देना नहीं है। फेल्स टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द क्वालिफाइड बायर्स, ठीक है, ये हो सकता है। एआरसी डू नॉट पब्लिश एनुअल रिपोर्ट, ये कोई इशू नहीं है। एआरसी हैज हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। तो देखिए, इसमें सिंपल सा है, अगर मेन जो प्राइमरी फंक्शन है वो एआरसी का क्या है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ये बैंक है, ये बैंक ने क्या किया, एआरसी को अपना पोर्टफोलियो अलॉट कर दिया, और यहाँ से जो बैंक्स हैं, बैंक्स इसको एआरसी को ट्रांसफर करने के बाद एआरसी क्या करता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और अदर स्पेसिफाइड पर्सन एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, उनको ये सिक्योरिटी रिसीट इशू करता है। तो अगर एआरसी फेल कर जाएगा इन्वेस्टमेंट ही होल्ड करने में, जो उसका बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है, तो उस केस में विदाउट हियरिंग उसका लाइसेंस आउटराइटली कैंसिल किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है। इफ एआरसी फेल्स टू मीट असेंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो उसका प्राइम बिजनेस है, जो सिक्योरिटाइजेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, वो सब छोड़ करके अगर वो प्राइम बिजनेस को अपने नहीं कर पाता है तो इमीडिएट कैंसिलेशन है विदाउट हियरिंग। इसका मेन कारण है पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करना। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, हाउ कैन एन एआरसी एक्वायर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, बाय डायरेक्टली सीजिंग एसेट ओन विदाउट कंसेंट, मतलब छीन लेगा, इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं ऑप्शन का। बाय इशूइंग बॉन्ड्स डिबेंचर थ्रू एग्रीमेंट्स, ये हो सकता है। बाय पेटिशनिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर। तो देखिए, इसमें सिंपल सा है, बॉन्ड इशू करेगा, जैसे हमने सरफेसी की वीडियो में देखा भी था कि ये क्या करता है, एक स्कीम फ्लोट करता है। स्कीम फ्लोट करने के बाद जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो बॉन्ड एंड डिबेंचर के थ्रू इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट को, एसेट को, इसमें पैसा लगाते हैं। थर्ड इसमें क्या है, व्हाट इज द फॉर व्हाट पर्पस डू एआरसीज इशू सिक्योरिटी रिसीट एंड हु कैन इन्वेस्ट इन देम, टू रेज फंड, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टर। ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपको याद ही कर लेना चाहिए। जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है, फंड रेज करना है एआरसीज को। कौन करेगा उसमें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक इन्वेस्टर एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसको आप देख सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज अ सिक्योरिटी रिसीट इशूड बाय एआरसी एग्जाम्प्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। दो चीजें इसमें हमने देखी थी, एक स्टाम्प ड्यूटी होती है और एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने डिटेल्ड चर्चा की हुई है सेक्शन 17 के बारे में। तो कोई भी जो एग्रीमेंट होता है एआरसी के बीच में और बैंक्स के बीच में, उसमें स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड होती है फर्स्ट। और सेकंड इसमें आता है सिक्योरिटी रिसीट के केस में, जब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को कोई भी सिक्योरिटी इशू की जाती है एआरसी के द्वारा, को जब वो एसेट खरीदता है बैंक्स से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इस केस में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो ये सिक्योरिटी रिसीप्ट्स
ARC से लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड होता है इस एक्ट के थ्रू। तो इस केस में अंडर व्हाट कंडीशन, ये जब सिनेरियो किस केस में आता है ये देखते हैं। व्हेन इट इज फॉर परचेजिंग रियल एस्टेट, व्हेन इट क्रिएट्स अ डिवाइडेड इंटरेस्ट इन एन एसेट, और थर्ड है इसमें व्हेन इट गिव्स एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। तो इसके केस में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इसका आंसर आएगा। जब अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है तो सिक्योरिटी रिसीट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट पावर डज सरफेसी एक्ट ग्रांट ARCs फॉर एसेट रिकवरी फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर्स। तो ARCs के पास बेसिकली पावर क्या है, डायरेक्टली सेलिंग कंपनी स्टॉक्स टू ARC, ये इसका आंसर नहीं है। मैनेजिंग और टेकिंग ओवर बोरोवर्स बिजनेस, रीशेड्यूलिंग डेट्स एंड एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये देखिए ये प्राइम फंक्शन है। ये क्या करती है ARCs, उसके बिजनेस को जो है टेक ओवर कर सकती है, डेट को रीशेड्यूल करवा सकती है, और अल्टीमेटली अगर ये सब नहीं होता है तो एनफोर्समेंट में जा सकती है, जो सेक्शन 13 से हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि सिक्योरिटी किस तरह से एनफोर्स होती है, क्या क्या पावर्स होती हैं, वो सब भी ये कर सकती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हाउ डज द RBI मॉनिटर एंड रेगुलेट ARCs ऑपरेशन। तो थ्रू रेगुलर स्टॉक ऑडिट्स, ये इसका आंसर नहीं बनेगा। बाय इशूइंग डायरेक्शन, कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड डिमांडिंग स्टेटमेंट्स। सेक्शन 12 में थी, हमने यही पावर देखी थी कि RBI डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ऑडिट कंडक्ट कर सकता है और डिमांड कर सकता है स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ARCs। तो इस तरह से ये सब करने से वो उसके ऑपरेशन को बेसिकली मॉनिटर करता है। नेक्स्ट इसमें आता है हाउ आर डिस्प्यूट बिटवीन ARC बैंक्स एंड क्वालिफाइड बायर्स रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द सरफेसी एक्ट। तो देखिए इसमें बाय थ्रू अ सिविल कोर्ट लिटिगेशन नहीं, बाय अ क्रिमिनल कोर्ट नहीं, बाय आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट अंडर 1996। जब हमने इसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो ARCs के बीच में और क्वालिफाइड बायर्स के बीच में या बैंक्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है वो आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर बोरोवर का और बैंक का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सिविल लिटिगेशन के थ्रू भी जा सकता है, उसके पास अदर एवेन्यूज भी हैं, लेकिन ARCs बैंक्स और क्वालिफाइड बायर्स के केस में आपको आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट के थ्रू ही करना होगा। वाई आर फंड रेज्ड बाय ARC हेल्ड इन ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट के बारे में हमने देखा था कि अगर कोई भी फंड जो ARCs हेल्ड करता है वो फंड अगर ट्रस्ट में नहीं होता तो इन केस अगर ARC खुद लिक्विडेशन में चली जाएगी तो ये सब उसकी एसेट का पार्ट होंगे, और एसेट का पार्ट होंगे तो वो फंड भी लिक्विडेट हो जाएगा। इसलिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ARCs क्या करती हैं, उस फंड को ट्रस्ट के रूप में उस पैसे को हेल्ड करती हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। टू इंक्रीज टैक्स बेनिफिट, ये गलत है। टू प्रोवाइड एनहांस्ड इन्वेस्टर रिटर्न्स, ये भी गलत है। टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड प्रिवेंट लिक्विडेशन ड्यूरिंग बैंक्रप्सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, व्हेन मस्ट एन ARC नोटिफाई एन ओब्लिगर अबाउट एसेट एक्विजिशन एंड व्हाट हैपन्स इफ दे डोंट। दो चीज़ देखी थी हमने। नोटिस जो है, नोटिस ओब्लिगर यानी बोरोवर को जो नोटिस देना है, दो सिनेरियो हैं। बोरोवर अगर मान लीजिए इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटर XYZ कुछ भी है या इंडिविजुअल कंपनी है, दोनों की ही केस में नोटिस देने का कोई कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन अगर ARC चाहती हैं नोटिफाई करना इन केस ऑफ कंपनी अगर वो नोटिस देती हैं तो उनको फिर ROC को भी, रजिस्ट्रार ऑफ जो चार्ज होता है उसको भी फिर नोटिस देना पड़ेगा। यही डिफरेंस है दोनों के केसेस में। तो दे मस्ट ऑलवेज नोटिफाई और एक्विजिशन इज इनवैलिड, ये गलत है। नोटिफिकेशन इज ऑप्शनल, ठीक बात है। इफ नॉट नोटिफाइड पेमेंट्स टू द बैंक मस्ट बी हेल्ड इन द ट्रस्ट फॉर द ARC, ठीक है। दे मस्ट नोटिफाई विद इन 10 days, ये गलत है। नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर 10 करोड़, ये भी गलत है। तो इसमें आएगा नोटिफिकेशन जो है ऑप्शनल है। अगर नोटिफाई नहीं करते हैं तो जो पैसा अगर बैंक्स रिसीव करते हैं तो वो पैसा ARCs को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस से सेक्शन 3 to 12 जो ARC का जो चैप्टर 17C हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 13 से स्टार्ट करेंगे और अपना सरफेजी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे।